आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजाद आईएएस एकेडमी के नए कार्यक्रम जिसका नाम है मास्टर स्टडी सेशन। यह कार्यक्रम आईएएस की परीक्षा जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है उसकी तैयारी कैसे की जाए पर आज फोकस होने जा रहा है। यदि आप भी 2026 या 2027 में यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रतिभागी बनना चाहते हैं या तैयारी कैसे करना चाहिए इसके बारे में सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे सत्र को पूरा देखें। आज के इस सत्र में हम आईएएस की परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें, इसको लेकर के प्रीलिम्स और मेंस में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आईएएस की परीक्षा को लेकर के स्टडी करने को स्रोत क्या होने चाहिए, जिसमें हम बुक्स के बारे में, न्यूज़पेपर इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही आईएएस की परीक्षा में वैकल्पिक विषय शामिल किया जाता है जिसमें कई सारे बच्चों को वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें ये प्रश्न आम है। आज हम सभी प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आजाद आईएएस एकेडमी के फाउंडर और हमारे शिक्षक आजाद रवि प्रकाश आजाद सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। आपको आज कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है जिसको लेकर के छात्र लगातार जानने का प्रयास करते हैं। और हमारा पहला जो प्रश्न यहाँ पर होने जा रहा है सर से कि सर ये बताएं कि यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है आईएएस की, ये आखिर होती क्या है और इसमें कौन से अभ्यर्थी जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं या शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले सभी छात्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सेशन आप लोगों ने देखना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले इस सेशन को पूरा देखिएगा और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना महत्वपूर्ण सेशन लाने के लिए। निश्चित तौर पे आईएएस का एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है और आज इस विषय पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके मन की जितनी दुविधाएं हैं और इस यात्रा के जितने भी पड़ाव हैं इन सभी पड़ावों पर आपसे हम बहुत विस्तार से बात कर सकें। तो सबसे पहला सर का जो प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा आईएएस एग्जाम के बारे में मैं बताऊं आपको। देखिए, आईएएस एग्जाम सबसे पहले समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आईएएस एक पद है और इंडिया में जो है हमारी जो जितनी भी एग्जाम है इसको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक तो आपका जो रक्षा क्षेत्र के एग्जाम है जिनको हम डिफेंस सर्विसेज कहते हैं और दूसरा आपका जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम है। तो दरअसल आईएएस एक पद है और यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उसी के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग विभाग हैं और इसमें आईएएस एग्जाम चूंकि सबसे बड़ा पद है और अपने आप में सबसे बड़ा व्यापक दायरा है, पूरा जिले का प्रशासन संभालना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्यभार है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, दरअसल सबको आईएएस का पद नहीं मिलता है। इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे भारतीय विदेश सेवा का पद भी है और आईआरएस का पद भी है। आईआरएस में भी 2 भाग हैं, अलग अलग हैं। एक आपका आयकर विभाग है और दूसरा कस्टम जो आपका सीमा शुल्क विभाग है। उसमें आपका जो है आईआरएस, कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें जीएसटी वगैरह भी आता है आपका। तो जितनी ग्रुप ए की जॉब है और दिल्ली और पुदुचेरी जो आपका है, यहाँ पर भी जो सिविल सेवा है वो सारे एग्जामों को कलेक्ट करके यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम लिया जाता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। मतलब यहाँ के जो टॉप क्लास अफसर होते हैं वो सब इसी एग्जाम से बनते हैं। और भी बहुत सारे पद हैं, मैं जानकारी के लिए बता दूं। एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज होती है जिसको हम आईएएएस बोलते हैं, जो सीएजी का डिपार्टमेंट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसके अधीन होता है आपका आईएएएस। इसका भी मतलब इसी एग्जाम के थ्रू बच्चे बैठते हैं। बाकी आईसीएएस का पद है आपका, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज है आपकी, लेखा प्रबंधन के अंतर्गत जुड़ी हुई है। फिर आईडीएएस का पद है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इसी के अंतर्गत एक पद है। आईडीईएस का पद है आपका, ये आपका रक्षा संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारे पद है। आईआईएस का पद है, इंडियन पोस्टल सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विसेज है। जितनी भी ग्रुप ए की टॉप क्लास सर्विसेज हैं वो सारी इसी एग्जाम के अंतर्गत आती हैं। तो बहुत व्यापक दायरा है हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक विभाग की जो ग्रुप ए की पोस्ट है। उनमें से देखिए आईएएस चूंकि ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो इस कारण से बच्चों में इस पद के प्रति जो आकर्षण है वो होना लाजमी है। और हमेशा मैं कहता हूं कि ये एग्जाम की जो जर्नी है, तैयारी करने की जर्नी, वो आपको एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का मालिक बनाती है, क्योंकि निश्चित तौर पे तैयारी बहुत डायनेमिक है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सर आईएएस का एग्जाम अपने आप में एक एग्जाम ना होकर के एक पद है
और ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के तौर पे लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। जी सर, इसमें एक मेरा और सा क्वेश्चन था कि कौन से अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। हाँ, देखिए ये आमतौर पे भारत में एक क्या हो गया है कि आईएएस की तैयारी करना एक हॉबी के तौर पे भी जाना जाता है। ये हर बच्चे के मन में एक रहता है कि मैं कभी ना कभी इस एग्जाम में बैठूंगा, और ये अच्छी बात भी है। आपके मन में यदि आकांक्षा है कि आप इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम में बैठने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हर अभ्यर्थी इसकी तैयारी करना चाहता है, हर अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठना चाहता है। तो देखिए इसमें से जो भी बच्चे, पहली बात तो यदि आपने बचपन से सोच रखा है, आमतौर पे एक होता है कि जब आप 10th और 12th में जाते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि आप कैरियर के तौर पे क्या चुनेंगे, और वहीं से आपकी रुचि जागती है कि आप आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाके कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आपने फिर कोई भी स्ट्रीम आपकी है, चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, क्योंकि इसमें न्यूनतम जो आपकी अर्हता है, योग्यता है, उसमें स्नातक होना चाहिए। तो यदि आपने स्नातक किया है और आपने शुरू से ही सोच रखा था कि आप सिविल सेवा के क्षेत्र में जाके कुछ बेहतर करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये एग्जाम आपके लिए है, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। कुछ बच्चे, अब ये होता है निर्णय के ऊपर कि आप निर्णय कब ले रहे हैं, है ना। ये निर्णय में कई बार फैक्टर आपके गार्जियन भी बनते हैं, आपके गार्जियन भी आपको जो है मार्गदर्शित करते हैं, वो भी कहते हैं कि अच्छा ये एग्जाम की तैयारी करो, या आप कभी किसी को देखते हैं, सुनते हैं। तो हर बच्चे की अपनी अपनी कहानी है आईएएस की तैयारी करने के पीछे। कुछ बच्चे जब कुछ नहीं समझ में आता तो वो लगता है कि यार चलो एक एग्जाम की तैयारी चल रही है, हर बार रिजल्ट आता है, रिजल्ट के टाइम पे एक्साइटमेंट होता है और बिना सोचे समझे आकर के इसकी तैयारी करने लग जाते हैं, और फिर उनके जीवन में इस एग्जाम की तैयारी ही अपने आप में एक डिजास्टर बन जाती है। मतलब अनप्लान तरीके से कई बार हम इस एग्जाम में आ जाते हैं। तो दरअसल ये एग्जाम की तैयारी उस बच्चे को करनी चाहिए जिसने प्लानिंग की है सिविल सेवा के क्षेत्र में आने के लिए, मतलब सोचा है, बकायदा उस पर थोड़ा सा टाइम लिया है और कई सारे लोगों से मिला है, बातचीत किया है, किसी संस्था में गया है। पहले रिसर्च करिए कि एक्चुअल में इस एग्जाम में आने पर आपको क्या, मतलब क्योंकि देखिए क्या है, एक चीज ये काली सच्चाई है जो कभी कोई बताता नहीं है, बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी मतलब एक पड़ाव पड़ता है कि यूपीएससी की तैयारी में पूरी एज भी निकल जाती है, ये भी एक सच्चाई है। बाद में पीसीएस की तैयारी भी करते हैं, फिर उसमें भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये एक मतलब वास्तविकता है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ऐसे में वो बच्चा इस एग्जाम की तैयारी के लिए आए जिसका एक रुझान हो और जो रिसर्च के साथ आए, ऐसे ही ना आ जाए कि चलो कुछ नहीं हो रहा है तो हम चलो इसमें जाके ट्राई कर लेते हैं। ये ट्रायल वाला एग्जाम नहीं है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। इंडिया सोचिए वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जामों में से एक है, क्योंकि इसकी तैयारी की जर्नी ही अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी है। थोड़ा सा यदि सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ा जाए तो ये बहुत शानदार एग्जाम है, बट ये तभी पर आ पाइए जब आप इसमें प्लानिंग कर चुके हो। तो मेरा मानना है कि प्लानिंग के साथ आए तो ज्यादा अच्छा है, फिर डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ। तो जैसा कि आजाद सर ने कहा कि देखिए इस एग्जाम को लेकर के अगर आपको शुरुआत करनी है, सबसे पहले प्लानिंग करनी जरूरी है। तो चलिए इसी पर एक प्रश्न पूछते हैं सर से कि अगर यूपीएससी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है, सिविल सर्विस एग्जाम, जिसमें आईएएस और आईपीएस जैसे यहाँ पर पोस्ट है और देश की सेवा करने का आपको एक कह सकते हैं प्रशासनिक पदों, सबसे उच्च पदों पर आप बैठने जा रहे हैं, इसकी तैयारी कैसे की जाए, परीक्षा के स्तर में क्या गंभीरता है, क्या यहाँ पर कंपटीशन का लेवल है। और साथ ही साथ एक प्रश्न इसमें चलिए हम जोड़ देते हैं कि आजाद आईएएस एकेडमी आईएएस की इस परीक्षा को कैसे आपके लिए आसान बनाती है, कैसे योगदान देती है, कैसे आपका मार्गदर्शन करती है और कैसे यहाँ पर आपको सक्सेसफुल बनाने में योगदान करती है। तो सर इसके बारे में बताएं। हाँ, ये एक हर बच्चे के मन में यही रहता है कि आईएएस का मैंने टारगेट चुन लिया है, मुझे सिविल सेवा एग्जाम देना है। अच्छा, हर बच्चा अपना ईयर भी तय करता है जब भी इस एग्जाम में आता है, तो एक टारगेटेड ईयर होता है। जैसे अब तो ईयर 2026 है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनकी 21 साल की न्यूनतम उम्र हो चुकी है, तो 2026 में एग्जाम देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 2027 में भी देंगे, कुछ ऐसे होंगे 2028 में देंगे। हर बच्चे का अलग अलग टारगेट है। तो जब आप ये टारगेट चुनते हैं, टारगेटेड ईयर चुनते हैं, टारगेटेड ईयर आपको ड्राइव करता है, आपका एक ड्रिवन फोर्स होता है जो इस एग्जाम की तैयारी में आपकी स्ट्रेटजी को बदलता है कि आपको क्या स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं 2026 के एग्जाम की बात करें तो महज 6 महीने का समय बचा है। वैसे देखा जाए तो समय ये पर्याप्त है, इसमें अच्छे से तैयारी की जा सकती है यदि आप सही मार्गदर्शन के साथ चलें तब। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो,
कोई कहता है कि एडवांस बुक पढ़ना है, कोई कहता है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। मैंने अभी एक लेख भी जारी किया था, कोचिंग का भ्रमजाल। अभी आपने देखा होगा कि एक जो है फाइन लगाया था उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, शायद कई सारे कोचिंग संस्थानों पर, जिन्होंने बच्चों के फेक रिजल्ट दिखाए थे, है ना। तो बच्चे कई बार क्या कहते हैं, उससे भी ड्राइव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट देखते हैं। बच्चा जब निकलता है ना तैयारी करने के लिए, तो बहुत सारे वो रिजल्ट देखता है, ये रिजल्ट लगा, ये रिजल्ट, अंदर की सच्चाई उसे पता नहीं है। और फिर वो क्या है, वो एक भटकाव में चला जाता है, लाखों रुपए की फीस उससे उगाही जाती है, और अंत में क्या होता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। यदि तैयारी आपको करना है तो मेरा मानना है कि बहुत सही और सटीक, मैं आपको बात बताता हूं, यदि आप इसका अनुपालन करेंगे तो शायद आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की आपको समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला काम करिए, आप सिलेबस उठाइए। सबसे पहला काम सर, ये मैंने एक बुक भी लिखी है इस पे, एक सिलेबस उठाइए। हमने भी आईएएस एग्जाम का मैंने एक सिलेबस, हमने मास्टर सिलेबस लिखा है। तो सबसे पहला शुरुआत सिलेबस से करिए। और मैं आपको बताऊं, ये हर बच्चा जानता है, सबको पता है कि सिलेबस से पढ़ना चाहिए। और सच्चाई यह है कि आधे से ज्यादा बच्चों से भी सिलेबस पूछ लिया जाए तो उनको सिलेबस नहीं पता। ये मतलब एक रियलिटी है ये सर। मतलब आप सोचिए, ये मैं कई बार इतना सरप्राइज हो जाता हूं, मैं उनसे पूछता हूं अच्छा सिलेबस देखा है? हाँ सर देखा है। बट एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, सिलेबस का दायरा कितना बड़ा है, सिलेबस कितना विस्तृत है, अच्छा वो पता कब चलता है? जब वो, एक और सच्चाई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां अटेम्प्ट भी हो गया, लेकिन आज तक सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ उनका, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका। क्यों? पहली बात तो उनको सिलेबस सही से पता ही नहीं है। जनरली ऊपरी ऊपरी तौर पे पता है। ऊपरी तौर पे उन्हें क्या पता है? जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक वैकल्पिक विषय होता है, प्रीलिम्स में जो है एक सी सेट का पेपर है, क्वालिफाइंग होता है, एक आपका जीएस का पेपर है। उन्होंने डेप्थ और जाकर के उसका रिसर्च नहीं किया सिलेबस का। और मैं हमेशा कहता था सिलेबस रिसर्च करो, अब तो मैंने किताब लिख डाली है, भैया सिलेबस रिसर्च चलो मैं ही दिए दे रहा हूं कि आपको एक एक सब्जेक्ट के अंदर जाके देखना है कि भैया टॉपिक सब टॉपिक क्या है, कैसे आप जो है टॉपिक सब टॉपिक के साथ जाकर के, क्योंकि वो आपको विस्तार बताएगा कि आयोग ने जो आपको एक नोटिफिकेशन के जरिए सिलेबस दिया है, आप कम से कम उसका विस्तार तो समझिए। तो सबसे पहली चीज, तैयारी का जो आपके लिए जो खाका है ना, वो है आपका सिलेबस, और सिलेबस में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मैं जब तैयारी कर रहा था सर, तो मेरा मतलब एक बहुत अभी भी, जबकि मतलब तैयारी के अब तो हम 10 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, एक नियम बना लीजिए आप अपना, सुबह उठिए, उठने के बाद सिलेबस को एक पेज जरूर देखिए, पर डे फिक्स कर लीजिए। सिलेबस में आपको, वैसे आयोग का सिलेबस तो आप लोगों के पास होगा, नहीं आपके पास सिलेबस मिल रहा, हमारे एप्लीकेशन पे सिलेबस रखा है, निःशुल्क रखा है। आज आईएएस का सिलेबस है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं थोड़ा सा। ये सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो और ये सिलेबस अपने पास रख लो। सिलेबस और पीडीएफ नहीं, पीडीएफ बच्चों को अब छोड़ देना चाहिए, मैं पीडीएफ का सपोर्ट नहीं करता हूं, आप हार्ड कॉपी अपने पास रखो। आईएएस के लिए मैंने एक सिलेबस हमने लिखा है, मास्टर सिलेबस जो है, ये देखिए ये वाला सिलेबस है, मैं एक बार दिखा भी देता हूं, ये सिलेबस है, इसकी पीडीएफ आप प्रिंट आउट इसका निकाल लो, और प्रिंट आउट निकाल करके इसको पर डे एक पेज आपको पढ़ना है। इसमें सब कुछ है, ए टू जेड सारी चीजें हैं मास्टर सिलेबस में। तो बच्चे को पहले सिलेबस से शुरू करना चाहिए, सिलेबस अच्छे से तैयार करना चाहिए, और इसके बाद उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट करिए, कुछ भी मत छोड़िए उसका। उसके लिए एक बढ़िया प्लान बनाइए, और प्लान बना करके आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। अभी भूल जाइए कि कौन से ईयर आपको एग्जाम देना है, अभी भूल जाइए कि आपको कौन सा ईयर जो है परीक्षा में बैठना। पहला काम है सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना। हो सकता है आपको 1 साल में कंप्लीट हो जाए सिलेबस, हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, कुछ बच्चों को तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो पहला काम है सिलेबस देखना और सिलेबस को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ना। साथ में सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक वेटेज बहुत होता है। वेटेज का मतलब ये है कि बात ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, ये नहीं है मुद्दा। मुद्दा ये है कि आप तैयारी करने के साथ साथ क्या परीक्षा के लेवल को मैच करवा रहे हो। पढ़ तो सब रहे हैं, क्या परीक्षा के लेवल को मैच कर रहे हैं? यदि परीक्षा के लेवल को मैच करके आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा आपका सिलेक्शन। आप केवल तैयारी करते रहोगे, हर बार यही होगा, मैं इस बार प्रीलिम्स दे रहा हूं, मेरा चलो प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस नहीं निकल पा रहा, या कई बार प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए सबसे बड़ी बात है प्रीलिम्स है, वो कहते हैं मेंस की तैयारी अच्छी है।
अच्छा, मेंस की तैयारी अच्छी उनको इसलिए लग रही है क्योंकि अभी तक मेंस दिया नहीं है। यदि एक दो मेंस दे ले तो मेंस की तैयारी भी डरावनी लगने लग जाए, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम तो मेंस ही है ना आपका। तो पूरे, यदि मैं पूरे एग्जाम को आप लोगों को बताऊं तो इसमें दो चीजें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एक तो सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यह समझना कि आयोग का क्या पैटर्न बदल रहा है, आयोग किस लेवल पे ले जाकर के आपसे एग्जामिनेशन हॉल पे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब देखिए इस समय की जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए तो सर पेपर बहुत लेंदी हो रहे हैं। बच्चा का रीडिंग कैपेसिटी इतनी नहीं कि पूरे पेपर को पढ़ पाए और हल कर पाए। फैक्चुअल पेपर नहीं है, यूपीएससी का पेपर बहुत डायनेमिक पेपर है, हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, और हर बार उस पेपर से बच्चा, हर बार यही होता है कि अनप्रेडिक्टेड पेपर आ गया, कुछ भी अनप्रेडिक्टेड नहीं है यदि आप प्रीवियस ईयर पे अच्छे से काम करके जाते हैं। प्रीवियस ईयर की मास्टरी होनी चाहिए आपकी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। यदि आप प्रीवियस ईयर पे अच्छे से काम कर लें और सिलेबस कंप्लीट कर लें, ये एग्जाम आपका पहले प्रयास में सफल हो जाएंगे, और ये दोनों काम बच्चा नहीं करता है। और एक सर दुविधा और है बच्चों की, सी सेट। जी हाँ, मतलब सी सेट को बच्चों ने बहुत हल्का पेपर बना दिया, उनको लगता है क्वालिफाइंग 33% है, मेरा तो आ ही जाएगा चाहे कुछ भी हो। उसको लगता है अच्छा मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, मैं हिंदी से ले आऊंगा। लेकिन सी सेट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको लेकर के भी आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। तो अब इन सब चीजों को लेकर के बच्चे को काम करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करना पहला टास्क है। जितने लोग हैं जिन्होंने 2-3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, जो फ्रेशर हैं, वो भी सोचे, बैठ के इस बात को लिखिए कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है। नहीं कंप्लीट ना, तो फिर आपको इस एग्जाम में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर प्रीलिम्स दीजिए, ज्यादा बढ़िया। पहले एग्जाम तब दे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और क्या वो केवल प्रीलिम्स का, कुछ बच्चे केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। केवल प्रीलिम्स से बात नहीं बनेगी, आपको मेंस पहले दिन से लेके चलना पड़ेगा। प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलिए, मेंस को प्राथमिकता दीजिए। प्रीलिम्स निकलते ही आपके पास सिलेबस बहुत विस्तृत हो जाएगा। आपको रिटन लिखना है, वहां पे 4000 शब्द लिखना है जीएस के एक पेपर पे, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग, मेंस की गति, मेंस में स्पीड, ये सब चीजें आपको एक साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को तैयारी करने में सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसके बाद पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, एग्जाम के लेवल को मेंटेन करके चलना। यदि सब कुछ करके चल रहे हैं, करंट अफेयर्स भी साथ साथ आपको अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह करंट अफेयर्स का प्रॉपर वेटेज है। और मेंस के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सब को लेकर आपको चलना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन पे होगी, और बच्चा इसे अकेले मैनेज नहीं कर पाता है। इसलिए आपके जीवन में एक मेंटर, आपके जीवन में एक लाइफ कोच, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति, एक टीचर, शिक्षक, कोई ना कोई होना चाहिए जो आपके डायरेक्शन को सही करता रहे। ठीक है, तो उस दिशा में जो है बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए। और आपका जैसा कि एक प्रश्न है कि आजाद आईएएस एकेडमी इस दिशा में क्या काम कर रहा है, पिछले 10 साल से हमने गाइडेंस बहुत स्पष्ट दिया है बच्चों को, मार्गदर्शन में कभी कोई कमी नहीं रखी है, और यहां से हजारों की संख्या में बच्चे लाभान्वित हुए हैं। सिविल सेवा के बड़े बड़े पदों पर भी हैं, लेकिन हमने कभी भी ये मार्केटिंग नहीं की है। और आज देखिए उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे संस्थानों को नोटिस भेजा गया ना, जिन्होंने बड़े बड़े अपने पोस्टर, बैनर, और एक बच्चे को ही यहां भी नाम लग रहा है, यहां भी नाम लिख रहा है। यहां तक समझिए हमारे संस्थान के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके नाम कई सारे संस्थानों ने उपयोग किए, लेकिन हम जो है कभी भी इस चीज पे आगे बढ़ते नहीं। हम कहते हैं कि कंटेंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो संस्था के द्वारा आईएएस एग्जाम की तैयारी को लेकर के हमने जो है एक बहुत ही डिजाइंड कोर्स आपका एस्टेब्लिशमेंट किया है, मास्टर कोर्स हमने बनाया है। और ये एक मास्टर कोर्स हमने बनाया है जो है प्रशासक बैच के नाम से है ये। अब तो इसका 10वां बैच है आपका, और 2026 और 2027 के बच्चों के लिए है ये मास्टर कोर्स आपका पूरा। आईएएस एग्जाम का ये कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, डिटेल बैच है। तो सर ये बैच है, और इस बैच में हमने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। पूरा आसान भाषा में पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कराया है। जीएस के जितने भी पेपर हैं आपके, जीएस के चारों पेपर इसमें कवर हो रहे हैं। इसमें ऑप्शनल पेपर भर नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का ऑप्शनल अलग अलग होता है, लेकिन इसमें सब कुछ है। इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जितना भी सिलेबस आपका होता है वैकल्पिक विषय छोड़ करके। दूसरा, मेंस आंसर राइटिंग, यहाँ पे आईएएस एग्जाम को ध्यान में रख करके आईएएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स के, मेंस के, साथ ही यहाँ पे लाइव सेशन है, आपके रिकॉर्डेड सेशन है,
और साथ ही जब प्रीलिम्स नजदीक आएगा तो प्रीलिम्स मेंटरशिप है और मेंस मेंटरशिप है, ये आईएएस एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये संस्था के द्वारा मास्टर कोर्स अभी ये हमने एक नया ही जो है शुभारंभ किया है, तो इसके माध्यम से हम बच्चों को पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं और उसमें आपको जो है जो पूरा करंट अफेयर्स हम संस्थान के द्वारा उपलब्ध करा रहे हैं, करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस भी हैं और सर मल्टीपल सेशन है, ये सारे सेशन लाइव हैं इसमें, ये आप देख पा रहे हैं जितने भी सेशन है ये सारे सेशन इसमें आईएएस एग्जाम को लेकर के लाइव भी हैं और इनका रिकॉर्डिंग सेशन का भी हमने उपलब्ध कराया, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे समान अध्ययन हो। ये एक हमारा पीवाईक्यू को लेकर के और प्रैक्टिस सेट को लेकर अभ्यास कीजिए कार्यक्रम है, ये आपका जो है स्टेट स्पेशल का, ये सी सेट की क्लासेस भी हैं, यहाँ पे इंटरव्यू के सेशंस भी हैं, आंसर राइटिंग सेशन भी है, ये एग्जाम से जुड़ी हुई जो हमारे डिस्कशन सेशन है और ये एक हमारा बच्चों को लेकर एक इंटरेक्शन सेशन है। तो हम लगातार जो है बच्चों को जो है मास्टर कोर्स के माध्यम से सारा कुछ कंप्लीट करा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स की क्लास है, आईएएस को लेकर के हमने पूरा एक अलग ही सेगमेंट अपना बना रखा है। जी सर। तो देखिए, जैसे आजाद सर ने बताया कि आईएएस की परीक्षा की तैयारी अगर आपको करनी है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पीवाईक्यू हल किया होना चाहिए, सी सेट पर फोकस होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो वैकल्पिक विषयों का चुनाव आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो सर से मेरा जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि कई बार सर आईएएस की जो परीक्षा या यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है, बच्चों का एक सवाल आता है हर साल जब हम देखते हैं, तो परीक्षा हॉल से निकलने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर पेपर इस बार बदल गया है, पैटर्न बदल गया है या बहुत सारा चेंज हो गया है। तो क्या आईएएस की परीक्षा जो होती है, क्या हर साल इसका पैटर्न बदल जाता है या जो बदलाव यहाँ पर होते हैं ये सिर्फ आपकी सही तैयारी न होने की वजह से या अपना सिलेबस ना पता होने की वजह से ऐसा लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये एक मतलब आईएएस एग्जाम के विषय में कहा जाता है कि पूरा का पूरा एग्जाम और उसकी तैयारी डायनामिक है, गतिशील है, बदलता रहता है पैटर्न इसका। लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो जो अभी रिसेंटली हम देख पा रहे हैं, 2023 का पेपर देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, इस साल का 25 का पेपर देख लीजिए, या यदि मैं और थोड़ा सा गहराई में जाऊं तो 2018 से जो हमें देखने को मिला है, तो बदलाव तो हुए हैं और बदलाव होना जरूरी भी है। इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा पद है, तो यहाँ पे जो बदलाव है उसके साथ यदि बच्चा सामंजस्य नहीं बैठाता है तो निश्चित तौर पे उसमें भी एग्जाम हॉल पे जाकर के वो परफॉर्मेंस नहीं ला पाएगा जिससे उसका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए कहां पे बदलाव है। सबसे पहली चीज, अब जो आयोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले क्या था, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा था, अब आयोग ने अप्लाइड क्वेश्चन रखे हैं, कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा हैं, मतलब अवधारणात्मक चीजों से क्वेश्चन है और साथ ही अप्लाइड चीजें, जो भी आप किताबों में पढ़ रहे हो उन किताबों में पढ़ने के बाद उसको कैसे अनुप्रयोगिक तौर पे आप उसका उपयोग करो, यानी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो उस टाइम पे किस तरीके से क्वेश्चन पे काम करता है। तो क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल हो गए हैं, अप्लाइड हो गए हैं। दूसरा, करंट बेस स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब जो रिसेंट सिनेरियो में चल रहा है, आयोग चाहता है कि देश दुनिया के बारे में आपके अंदर एक अलर्टनेस रहनी चाहिए, तो करंट बेस स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ये लगातार आप देखेंगे जो भी स्टैटिक में चीजें आ रही हैं वो करंट ओरिएंटेड है। खासकर आप देखिए 3-4 सब्जेक्ट में नाम यहाँ पे लूंगा, इन्वायरमेंट आपका पूरा करंट बेस है, ज्यादातर चीजें करंट से जुड़ी हुई हैं। साइंस एंड टेक जो आपका है, हाल फिलहाल में जितना भी विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्षेत्र में काम हो रहा है उसको जोड़ करके वो भी करंट बेस है। इंटरनेशनल रिलेशन का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अभी, जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य में जो घटनाएं घट रही हैं उसका एक वेटेज लगातार बढ़ रहा है, और जो सरकार के द्वारा बहुत सारी नई योजनाएं लाई जा रही हैं, स्कीमें लाई जा रही हैं, तो मतलब अब जो कुछ भी आप पढ़िए उसको करंट के साथ यदि आप रिलेट करके नहीं पढ़ रहे हैं, आपने ढर्रा पकड़ लिया कि अच्छा मुझे हिस्ट्री की एक किताब चाहिए और ये मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया और इससे मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको करंट उसका देखना पड़ेगा कि आर्ट एंड कल्चर में क्या चल रहा है, यूनेस्को क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इसको लेकर के, सरकार के द्वारा अभी यहां तक समझिए कि जो अभी हाल फिलहाल में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यहां तक स्पोर्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, इन सबसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि करंट ओरिएंटेड कंटेंट है। तो एक तो सर सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपका जो है अप्लाइड क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा करंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो है एक चीज और हमें देखने को मिल रही है कि बच्चों को ऑप्शन में कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जामिनेशन हॉल पे। उसके पीछे का कारण यह है कि एक तो रिवीजन नहीं करते सही तरीके से, और जब हमारा रिवीजन अच्छा नहीं होता है तो उसका एक इंपैक्ट हमारी तैयारी में पड़ता है। तीसरी चीज है सी सेट अब आसान नहीं रहा बहुत। अब जीएस की कट ऑफ कितनी जाती है, आप देखिए जीएस में यदि आप देखेंगे प्रीलिम्स में कट ऑफ आपकी
85 से 90 के बीच की कट ऑफ है, 85 से 90 के बीच में। यहां तक समझिए 2023 का पेपर है शायद मेरे ख्याल से, उसकी कट ऑफ लगभग 75 नंबर के आसपास गई थी। ठीक है, अभी जो कट ऑफ जा रही है वो 85 से 90 के बीच में, 90 92 ये कट ऑफ हो रही है। यानी कि यदि आप जीएस में देखें तो 50% से भी कम नंबर आपको लाने हैं, 50% से भी कम लाने हैं, है ना। ये जीएस का है, लेकिन सी सेट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा। हो सकता है आपका जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस है क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, तो सी सेट पे बच्चे को, जो यूपीएससी का बच्चा है, सी सेट में उसको बहुत डेप्थ में काम करना पड़ेगा। और जब तक सी सेट में काम नहीं करेंगे तो ट्रेंड में एक तो सबसे पहली चीज करंट बेस्ड क्वेश्चन पे हमें काम करना पड़ेगा, दूसरा हमें चीजों को कंसेप्चुअल समझना है, अवधारणात्मक रूप से समझना है, दूसरा इंटरलिंक करके चीजों को समझना है। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ हमें इंटरलिंक करना पड़ेगा और जो कुछ भी पढ़िए उसको पूरी तरीके से 360 अप्रोच में पढ़िए। सब्जेक्ट को करंट से भी जोड़िए, दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक हो रहा है उसको भी करिए। और ये सारी चीजें जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मास्टर कोर्स में जो कुछ भी हमने पढ़ाया है इसको हमने करंट के साथ भी रिलेट किया है, इंटरलिंक करके भी इसको पढ़ाया है, जोड़ करके भी पढ़ाया है। तो एक ट्रेंड जो अभी जो चल रहा है आयोग का, उसको बच्चे को उस लेवल पे ले जाकर के अपनी तैयारी करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि एग्जामिनेशन किस तरीके से अपने पैटर्न को बदल रहा है। तो ये एक जो सबसे बड़ी चीज है, और यही चीज हम मेंस में देखने को भी पा रहे हैं कि मेंस में भी ये बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे। और यदि बच्चा केवल सब्जेक्टिव नॉलेज पर आधारित रहेगा तो निश्चित तौर पे एग्जाम कठिन है। आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको अपने नए पैटर्न पे, यानी जो अप्लाइड सेक्शन है उसको आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। सिचुएशनल क्वेश्चन है, डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन है या पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो चीजें अभी चल रही हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि रवि सर ने बताया कि देखिए आपको आईएएस की एग्जाम की जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें बदलाव हुए हैं और इन बदलावों को लेकर के आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। चलिए इस पे एक और सवाल पूछते हैं। जैसा कि सर प्रीलिम्स की परीक्षा है वो एक हम कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जहां आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया, आपके पास ऑप्शन है और आपको अगर चीजें थोड़ी बहुत याद है तो कई बार आप टिक कर ले जाते हैं। लेकिन मेंस काफी अलग है, जहां आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न भी सीधा नहीं होता है, कई बार कई सारे पहलुओं को जोड़ करके पूछा जाता है और उसको लेकर के बच्चे के पढ़ने की जो शैली होती है वो अलग होती है। प्रीलिम्स से मेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, 2 से 3 महीने का समय बेसिकली दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक अभ्यर्थी के लिए तैयारी करते समय प्रीलिम्स को लेकर के और मेंस को लेकर के स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए और टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए इसको लेकर के, क्या तैयारी मेंस की शुरुआत प्रीलिम्स से पहले ही कर लेनी चाहिए और करनी चाहिए तो उसको लेकर के क्या अभ्यर्थी सोच रख सकते हैं? इस एग्जाम में देखिए सबसे बड़ी चीज है कि समय प्रबंधन यदि आपको आता है, आप यदि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अपनी स्पष्टता रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी काफी समस्याओं का समाधान पहले ही हो जाएगा। जैसे अभी पूरा सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है ना। और इतने विस्तारित सिलेबस के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप मेंस को प्राथमिकता दीजिए। बच्चों के साथ क्या होता है, वो केवल और केवल प्रीलिम्स को ही अपने दिमाग में बैठा के चलते हैं, फैक्ट पढ़ रहे हैं, तथ्य पढ़ रहे हैं, मेंस के दृष्टिकोण से सोचते ही नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी चीज आती है, बच्चे को ये लगता है कि जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब मैं जो बीच का ड्यूरेशन मिलेगा उसमें मैं अपनी मेंस की तैयारी कर लूंगा। ये सबसे गलत रणनीति है। और अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे इस बार का प्रीलिम्स किसी का नहीं हुआ तो अगली बार फिर प्रीलिम्स की तैयारी करता है, वो मेंस कभी लेता ही नहीं है। इस पे मेरा एक वीडियो भी मैंने बनाया था, यूपीएससी का दुष्चक्र। यूपीएससी का दुष्चक्र का मतलब ये है कि जो बच्चा केवल और केवल प्रीलिम्स की तैयारी करता है उसका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो जब जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा मेंस में जाएगा, मेंस में उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर अगेन प्रीलिम्स में जाएगा, तो प्रीलिम्स तो निकालता जाएगा लेकिन एक ऐसे साइकिल में फंस जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम करना, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा मेंस को प्रायोरिटी देना है। यदि आप मेंस को पहले दिन से लेके नहीं चले, आपने आंसर राइटिंग को प्रायोरिटी नहीं दिया, मेंस के दृष्टिकोण से सोचना आपने नहीं चालू किया, तो निश्चित तौर पे ये एग्जाम आपके लिए बहुत जटिल होने वाला है और इस एग्जाम में आप जो है अपने आप को बहुत कमजोर बना देंगे। इसलिए मेरा आप सभी छात्रों से आग्रह है कि इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े एग्जाम को लेकर के आप चल रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है कि पहले दिन से मेंस को साथ में लेकर चलिए। बाद में कुछ नहीं होता है, करंट को साथ में मेंस के साथ जोड़ के चलिए, प्रीलिम्स के। और देखो मेरा मानना है कि यदि मेंस की तैयारी आप करते हो ना
तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी उसके अंतर्गत हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स का मतलब है फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड चूंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यदि आप मेंस लेके चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और फैक्ट भी आपका साथ साथ तैयार होता जाएगा। तो आप मेंस को बिल्कुल भी साइडलाइन ना करें, बाद के लिए ना छोड़ें, आप अपनी स्ट्रेटजी में मेंस को प्राथमिकता दें। अच्छा, मेंस में कुछ नए सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे इथिक्स हो गया, या फिर आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन चलो करंट अफेयर्स के नाम पे पूछ लेता है प्रीलिम्स में, बट इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, तो ये सारे टॉपिक भी आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। आपको प्रीलिम्स उसी साल देना है जिस साल आपकी प्रीलिम्स से 1 महीने पहले मेंस की पूरी तैयारी हो गई हो। यदि आप ये काम करने में सफल रहे हैं, पूरे सिलेबस को समय रहते कंप्लीट करने में सफल रहे हैं, तब आप प्रीलिम्स में जाइए, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप प्रीलिम्स के बाद इथिक्स उठा रहे हैं, प्रीलिम्स के बाद आप जो है कि प्रीलिम्स हो गया, अब चलो मैं इथिक्स पढ़ लेता हूं, फिर आपका टाइम नहीं बचेगा। जो पूरा ड्यूरेशन होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, प्रीलिम्स निकलने के बाद का, वो होता है आपके प्रैक्टिस का, अभ्यास का, करंट अपडेट करने का। आपको उस पे ज्यादा काम करना चाहिए। तो बच्चे जो है, ये एक बहुत बड़ा जो है कमी होती है कि हम पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहते हैं, बाद में हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा मेंस के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर लेट बहुत हो चुका होता है, फिर आपको प्रेशर भी बहुत होता है। तैयारी के शुरू से ही शुरू कर देंगे तो दबाव कम रहता है और 2 साल के टाइम पीरियड पे आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक चीज तय कर लीजिए, जिसके नंबर ही नहीं जुड़ते हो, जैसे प्रीलिम्स के नंबर ही नहीं जुड़ते हैं, जिसका वेटेज आयोग ने केवल ये मान लिया कि सिंसियर बच्चों को मुझे मेंस लिखवाना है तो इसलिए प्रीलिम्स रखा गया है, जिसके नंबर ही नहीं जुड़ते हैं तो आप उसको इतना वेटेज देके क्यों चल रहे हैं? जिसके नंबर के दम पे आपकी मेरिट बनेगी, जिसके नंबर के दम पे आपका सिलेक्शन होगा, आप उसको पहले दिन से लेके चलिए। ठीक है, आयोग ने प्रीलिम्स को सिर्फ भीड़ को कम करने का एक जो है माध्यम बनाया, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। जी, तो जैसा कि रवि सर ने कहा कि देखिए मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं, अगर आप करते हैं तो प्रीलिम्स आपका साथ साथ तैयार हो जाता है। हाँ, कुछ समय आप दे सकते हैं, प्रीलिम्स की परीक्षा जैसे ही आ जाती है उसके पहले, कि आप प्रीलिम्स के विषयों पर फोकस हो सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न से लेते हैं कि मेंस को अगर हम टारगेट रखें तो कई बार होता है कि वैकल्पिक विषय एक मुद्दा बनता है जी, जो मेंस का ही एक टॉपिक आता है। हाँ, और उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, कैसे वैकल्पिक विषय का चुनाव करें, ये सबसे बड़ा एक सवाल है किसी भी अभ्यर्थी का। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई भी अभ्यर्थी है, किसी भी फील्ड का है, तो वैकल्पिक विषय का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए उसे? देखिए सर, वैकल्पिक विषय को लेकर के हर बच्चे का अपना अपना जो है एक मानक हो सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषय है इतने सारे। और सबसे पहली चीज जो दिमाग में रहती है कि कोई ऐसा वैकल्पिक विषय जिसमें बहुत स्कोरिंग नंबर है या बहुत सारी चीज, ऐसा कुछ नहीं है। सारे वैकल्पिक विषय सबसे पहले आप बराबर रखकर देखिए। अब आप अपने पैरामीटर्स बनाइए, 3 पैरामीटर से यदि आप लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पे वैकल्पिक विषय का एक अच्छा चुनाव आप कर पाएंगे। पहला है आपका इंटरेस्ट किस पे है। आप जीएस के इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यदि आप जीएस के इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आपको समझ में आता है तो आप इनमें से कोई चुन लीजिए। यदि आपको इनमें से ये लगता है कि अच्छा चलो ये जीएस के सब्जेक्ट है, क्योंकि वैकल्पिक विषय का मतलब है किसी विषय पे आपकी एक बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए, आप बहुत गहराई में जाकर के उस विषय को समझ रहे हैं, तब आपने उसको वैकल्पिक विषय के तौर पे चुना है। और प्रश्न भी इतने ही गहराई से पूछे जाते हैं, उत्तर भी इतना ही गहराई से आपको लिखना होता है। तो अब इतनी गहराई से समझने के लिए सबसे पहला जो आपको प्रायोरिटी रखना वो है आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट क्या है ना। तो एक तो इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी रखिए। आपको यदि जीएस के सब्जेक्ट में से नहीं, मान लो एक तरीका हो सकता है कि यार जीएस के किसी सब्जेक्ट को आपने चुन लिया, आपने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, या आपने जो है ज्योग्राफी ले लिया, बहुत सारे हैं। लेकिन आप यदि चाहें तो आप फिर हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हैं, है ना, वो आपकी रुचि के ऊपर है। बच्चे तो मैथिली से भी सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आयोग कोई भेदभाव करता है, आयोग के पंजाबी लिटरेचर से भी सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन हर एक सब्जेक्ट से है, आप ये मान के चलिए। तो पहली बात तो आयोग की तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, आपको अपनी रुचि के अनुसार वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए। दूसरा, आपका बैकग्राउंड यदि रहा हो कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, पॉलिटी बैकग्राउंड रहा है ना, कई सारे बच्चों का कोई ना कोई, यहां तक कि जो बीटेक वाले बच्चे रहते हैं उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यहां तक मैथ के भी बच्चे होते हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा है। तो आप यदि आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा है, उस पर आपने ऑलरेडी इतना काम कर रखा है, तो आप क्या करिए, उसी को वैकल्पिक विषय बना लीजिए। एक तरीका ये हो सकता है। रुचि को मैं टॉप में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट क्या करता है, आपको चीजों को पढ़ने में मजा देता है। तो आप पहले तो रुचि को रखिए, दूसरा बैकग्राउंड है आपका, तीसरा क्या है, जैसे आपको दोनों ही चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो तीसरा फिर आप ये समझिए कि जीएस में जिस चीज में आपको मेहनत करनी है उसी से एक वैकल्पिक विषय आप उठा लीजिए। ठीक है,
तो आपके लिए क्या होगा, जीएस में पढ़ना ही है, साथ में वैकल्पिक विषय थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ लेंगे। तो इनमें से आपको आधार बनाना चाहिए। और वैकल्पिक विषय को लेकर के मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो भी बनाया है, वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। ये जो है आजाद एईसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, जिसमें 1 घंटे में हमने डेप्थ में डिस्कशन किया, तो वहां से भी आप चुनाव कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपने आधार पे, ये पैरामीटर्स पे ये जो है वो करना है। क्योंकि जितने लोगों से आप बात करोगे उतने ज्यादा लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। कोई कहेगा कि अरे जो है हिस्ट्री में ज्यादा नंबर मिलते हैं, कोई कहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मिलते हैं, कोई कहेगा कि पीएसआईआर में ज्यादा मिलते हैं, तो वो फिर आप क्या है, परेशान हो जाओगे, है ना। वो फिर परेशानी आपको, कोई कहेगा ज्योग्राफी अच्छा वैकल्पिक विषय नहीं है, अरे आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो आप ज्योग्राफी को बना लीजिए। बट ऐसा कुछ नहीं, कोई कहेगा हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा है। देखो कोचिंग वाले भी क्या है, अपना अपना प्रचार करते हैं, जिसके पास जो वैकल्पिक विषय है उसी को सबसे बढ़िया बताते हैं। वो चक्कर में भी नहीं पड़ना आपको, आपको अपने रुचि के हिसाब से वैकल्पिक विषय को चुनना है, बैकग्राउंड के हिसाब से वैकल्पिक विषय को चुनना है, या फिर यदि नहीं समझ में आ रहा तो जीएस में से कोई एक ऑप्ट कर लीजिए, उसके आधार पर आपको चुनना है। ये यदि आप लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बहुत कठिन नहीं रहेगी, आसानी से आप चीजों को तैयार कर पाएंगे। ठीक है सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि वैकल्पिक विषय का चुनाव इतना कठिन भी नहीं है, अगर आप सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखें और साथ ही आप आजाद एईसी एकेडमी पर वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, आजाद सर की वीडियो को जरूर यहाँ पर देखें, इसमें डिटेल्स इसमें डिस्कस किया गया है। एक प्रश्न में और जोड़ते हैं। देखिए, जब आपको परीक्षा के बारे में पता हो, उसकी रणनीति पता हो, उसका सिलेबस पता हो, वैकल्पिक विषय प्रीलिम्स और मेंस के बारे में पता हो, इसका सबसे बड़ा एक पहलू रह जाता है कि आखिर पढ़ें क्या और कहाँ से पढ़ें। यानी कि आपका रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, उसमें बुक्स क्या हो सकती हैं, उसमें न्यूज़पेपर क्या हो सकता है, उसमें आपके स्टडी रिसोर्सेज के बारे में चलिए जानते हैं। तो सर ये बताइए कि आईएएस की परीक्षा को लेकर के एक तैयारी करने के दौरान अभ्यर्थी को किस तरीके के बुक्स या कौन से यहाँ पर अच्छे स्टडी रिसोर्सेज प्रयोग करने चाहिए? तो स्टूडेंट को एक ये सबसे ज्यादा भ्रम रहता है कि मैं पढ़ूं कहाँ से, और सबसे ज्यादा जल्दबाजी भी होती है कि मुझे कुछ रिसोर्स बता दीजिए, बुक्स का नाम बता दीजिए, मैं यहाँ से ये किताबें खरीद लेता हूँ, और फिर इसके बाद जो है एनसीईआरटी बता दीजिए, मुझे एडवांस बुक बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज है कि जितनी भी किताबें हैं, कोई भी किताब अच्छी या बुरी नहीं है। पहले इस नजरिए से आपको नहीं देखना कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी किताब है, ये तो बहुत अच्छा, कोई भी कंटेंट हो। सबसे बड़ी चीज आपको समझ में कितनी आ रही है। अब जैसे मैं इकोनॉमी के संदर्भ में आपको बताऊं, मैं 5-6 किताबों का नाम लेता हूं। एक लालन लाल की बुक आती है जी, एक सर आपकी रमेश सिंह की बुक आती है, एक नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, एक आपका जो है मिश्राइन पुरी की बुक आती है, और एक सत्यम सुंदरम की बुक आती है, एक परीक्षावाणी की बुक भी आती है ना जी। ऐसे करके मार्केट में 7-8 किताबें हैं। अब आप 7-8 तो पूरी पढ़ नहीं सकते हैं, आपको चुनना कोई एक है उनमें से। अब चुनेंगे आप किसे, जो आपको पढ़ने में समझ में आए। अब ये कैसे लगेगा कि यार कौन सी किताब मुझे पढ़ने में समझ में आएगी, कौन सी किताब पढ़ने में समझ में नहीं आएगी। और कई बार क्या है, सब्जेक्ट भी क्या होते हैं कि सब्जेक्ट भी आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जैसे इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कॉन्सेप्ट बहुत है, यदि आपका बैकग्राउंड नहीं रहा तो आपको फिर उसको समझना पड़ेगा। और यहीं पे भूमिका आती है आपके संस्था की, कोचिंग संस्थान की। तो जैसे मैं रिकमेंड करता हूं, मैं चूंकि सारी किताबों को हमने पढ़ा है, हमने सब्जेक्ट भी पढ़ाया है, तो हम कहते हैं कि आप इनमें से कोई एक किताब ले लीजिए। जैसे नितिन सिंघानिया सर की इकोनॉमी अच्छी है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्या है, एक एक किताब को पकड़ना पड़ेगा। अब हो सकता है मेरे लिए अच्छी हो, आपके लिए अच्छी ना हो, ये भी समझिएगा, है ना। तो रिसोर्सेज में हम आपको एक रिसोर्सेज पे सर एक काम करेंगे, एक अलग से ही बुक का सेशन बना देंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड बुक सारी डिस्कस कर देंगे कि हिस्ट्री के लिए क्या बुक होनी चाहिए, पॉलिटी के क्या होनी चाहिए, इकोनॉमी के लिए क्या होनी चाहिए। इसका एक हम बुक का अलग ही मास्टर स्ट्रेटजी सेशन में रखते हैं। अभी के लिए मैं आपको इतना बताऊंगा, सबसे पहला काम करिए कि आप एनसीईआरटी आपके पास सारी होनी चाहिए, सारी एनसीईआरटी। वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जो मास्टर कोर्स है, और मास्टर कोर्स में जो एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया है, उसको हमने बेसिक टू एडवांस पढ़ाया है। पहले बेसिक, जिस बच्चे का बेसिक अच्छा नहीं, बेसिक सही हो, और इसके बाद फिर उस एडवांस लेवल तक ले जाना। हमने इसी तरीके से पढ़ाया एक एक सब्जेक्ट को, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी। हमने ऐसा नहीं किया कि 4 क्लास 5 क्लास के बाद खत्म क्लास, नहीं, डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के आप चीजों को पढ़िए, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक तरीका हो सकता है कि आप संस्था का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, और आप निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया सा सिलेबस कंप्लीट करोगे। दूसरा, आपको एनसीईआरटी जरूर लेना, और एनसीईआरटी को याद नहीं करना, रटना नहीं है। इतनी सारी एनसीईआरटी है, 40 बुकलेट है, आपको 40 की 40 बुकलेट थोड़ा आप पढ़ोगे, 39 या 40 बुकलेट है।
तो अब आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, केवल रीडिंग करिए आप। जनरल जैसे मान लीजिए, आप खुद सोचिए, रीडिंग में इसलिए बोल रहा हूं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की किट है ना। और आपको जो है छठी क्लास की यदि आप बुक पढ़ रहे हैं मान लो, तो छठी क्लास के बच्चों को बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो आप उसको रटने बैठ जाओगे तो फिर तो आप कितना रटोगे आप, है ना, ये तो आई नहीं। तो आप उसको केवल और केवल रीडिंग करिए, प्रॉपर रीडिंग करिए। रीडिंग को लेकर एक डिटेल वीडियो है मेरा, पढ़े कैसे, उस वीडियो में मैंने पूरी ट्रिक बताई है कि कैसे आपको रीडिंग करनी चाहिए, आपका रीडिंग स्किल कैसे बढ़िया करना है, आपको आगे चल के काम भी आएगा। तो आप चीजों को पढ़िए। और एनसीईआरटी और यदि मास्टर कोर्स, ये दो चीज आप ले लेते हैं तो संभवतः आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एडवांस बुक में सर हम एक एक सेशन में ले लेंगे। मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन बता करके उसमें एक बेस्ट सजेस्ट करूंगा, है ना। आप जैसे मान लो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में सर एक तो डीडी बसु सर की बुक आती है, एक जीएन पांडे की आती है, एक एम लक्ष्मीकांत की बुक है, एक सुभाष कश्यप सर की बुक आती है, एक आपका बेयर एक्ट आता है। तो अब जैसे ये तो मल्टीपल सोर्स हो गए ना, अब बच्चे को इनमें से कोई एक बुक पढ़नी है तो वो एक हम बता देंगे आपको कि अच्छा ये किताब आप यदि पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको एक सलाह जो देता हूं कि आप यदि मास्टर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें चूंकि इतना डेप्थ में जाके आप एक सोर्स से पढ़ेंगे, हमने 4-4, 5-5, 6-6 सोर्स लिए हैं। आज तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप कंटेंट जो है आसानी से जो है रिसर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं। लेकिन उसमें क्या भटकाव ज्यादा होता है, आप उसमें सिस्टमेटिक नहीं जा पाएंगे। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी और एडवांस बुक लें, जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो मास्टर कोर्स एक बार ले लें और आराम से पढ़ते जाएं। आपको इस बैच में जुड़ करके ये आनंद आएगा कि आईएएस की जर्नी आसान है, कठिन नहीं लगेगी आपको। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं, आईएएस की जर्नी वास्तव में आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि हमने हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। सिलेबस आपका एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, साथ में इसको चेक कराते रहिएगा, ठीक है। तो सर तैयारी के सोर्सेज जितने भी हैं, उन सोर्सेज में सबसे पहली बात अतिरिक्त से बचना है, सिलेक्टेड हो जाना है, बहुत सारगर्भित कंटेंट आपको उठाना है। ज्यादा कंटेंट के चक्कर में आप क्या करोगे, अपना टाइम बहुत ज्यादा, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक गाइडेंस में आ जाइए, एक संस्था के साथ जुड़ जाइए और जुड़ करके अपने सिलेबस को एक एक रोड मैप के तौर पर आगे बढ़ते चले जाइए जी। तो जैसा कि देखा, आजाद सर ने आपको बताया कि तैयारी का जो सोर्स है उस पर हम एक ऑलरेडी एक चला बनाने वाले हैं वीडियो। इस वीडियो को जरूर देखें, इस पर आपको कौन सी बुक, कौन सी मैगजीन और किस तरीके से पढ़नी। तैयारी के स्रोत में आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा को लेकर के बेहतरीन तरीके से बुक्स के ऑप्शन बताए जाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी को मास्टर कोर्स जरूर ज्वाइन करना है यदि आप आईएएस 2026 या 27 की तैयारी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो लास्ट एक क्वेश्चन चलिए लेते हैं, और सत्र की समाप्ति से पहले देखिए, तैयारी कितनी भी बेहतर हो जाती है, पढ़ने के कुछ भी हो जाए, लेकिन जब परीक्षा से कुछ समय बचता है, लास्ट 1 या 2 मंथ बचते हैं, तो हर एक अभ्यर्थी के मन में एक सवाल आता है प्रैक्टिस सेट का, जो प्रारंभिक परीक्षा में भी होता है और मुख्य परीक्षा को लेकर के भी होता है। तो सर से जानना चाहेंगे कि इसका रोल क्या होता है और कब और किस तरीके से लगाना चाहिए। सर जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आती है ना, उस समय 2 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला तो प्रैक्टिस सेट है, दूसरा है रिवीजन। क्योंकि जितना कुछ भी आपने पढ़ा है, अब आपको प्रीलिम्स वाले दिन काम आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात अपने आप को रिवीजन मोड पे स्विच कर देना चाहिए। रिवीजन करने में ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2 महीने 3 महीने का टाइम लगता है प्रॉपर। तो जब भी प्रीलिम्स आपको देना है, उसके 3 महीने पहले ही आपने जो कुछ भी पढ़ रखा उसका रिवीजन करना चालू कर दीजिए। साथ में करंट अफेयर्स, इस पे काम करिए। अब चूंकि परीक्षा वाले दिन जाके आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको जाके आपको सॉल्व करना है। तो यदि आप उसका कई बार अभ्यास कर लेंगे, जो घटना आपकी एग्जाम वाले दिन घटनी है, यदि उसका आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार अभ्यास कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको पूरी तरीके से वो पूरा का पूरा एग्जाम वाला दिन आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि आप एक घटना, जो घटना आपको, डरते भी बच्चे उसी वाले दिन से हैं कि अच्छा इस बार 24 मई को एग्जाम है, 24 मई उनके लिए एक डरावना दिन बन जाता है। यदि आप उस 24 वाले दिन को कई बार प्रैक्टिस करके जाएं, जीएस का पेपर लगाएं, सीसेट का पेपर लगाएं, तो एक तो आप में टाइम मैनेजमेंट आता है कि कैसे परीक्षा हॉल पे जाना है और जा करके हमें, इसलिए मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि आप बिना मॉक टेस्ट के जाते हैं, 50 मॉक टेस्ट लगा के जाइए। ये तो मैं बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूं, 50 नहीं भी लगा पाते हैं, आप कम से कम 25 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने से, और ये सब काम हम इसमें देंगे, ये जो हमारा मास्टर कोर्स है इसमें हम पूरा टेस्ट सीरीज,
रिवीजन के लिए जब आपका प्रीलिम्स नजदीक आएगा, हम पूरा रिवीजन भी कराएंगे। तो बच्चे को परीक्षा से पहले एक तो रिवीजन मोड पे अपने आप को स्विच करना है, पहला काम, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ा है वो एग्जाम हॉल पे रिकॉल कैसे करोगे, और दूसरा अभ्यास करना चालू कर देना, प्रैक्टिस करना चालू कर देना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल पे एक टाइम मैनेजमेंट आ जाए आप में, कैसे 2 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करोगे, ओएमआर कैसे भरोगे, और कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, कई बार क्वेश्चन को देख के ही बच्चा डर जाता है। तो जब उसी चीज का मल्टीपल टाइम हम अभ्यास कर लेंगे, एक ही घटना जो आपके साथ एग्जाम वाले दिन घटनी है, उसे बार 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 और हर बार कमियों को दूर कर लेंगे, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो इसलिए अभ्यास और प्रैक्टिस का इसका कोई तोड़ नहीं है, और इससे आपका रिवीजन भी होता है, इससे आप एग्जाम वाले, क्योंकि जो काम भाई प्रीलिम्स में ये होता है कि आपको किताब पढ़वाई जाती वहां पे, तो आप पढ़ते रहते, वहां पे जब पूरा ओएमआर क्वेश्चन ही एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं, तो क्यों ना एमसीक्यू को अपनी हैबिट बनाए। तो आपको टेस्ट टू टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने चाहिए, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए, आपको सिलेबस का रिवीजन भी करना चाहिए। ये 3 चीजें यदि आप कर लें और करंट को साथ में लेकर चलें, तो प्रीलिम्स आपके लिए बड़ी घटना नहीं रहेगी, आसानी से प्रीलिम्स निकल जाएगा। और इन सबको करने में देखिए अभी से आपको लगना पड़ेगा, इसके लिए आप ये नहीं करेंगे कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा। अभी जो बच्चे 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अभी से पूरा सिलेबस पहली बात अपना तय करें 3 महीने में कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जो बाद के 3 महीने बचे उसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर पूरा रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे देख के जाएं, आपके लिए प्रीलिम्स आसान है जी। तो जैसा कि आज का हमारा सत्र मास्टर स्ट्रेटजी का रहा कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली आईएएस की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, कौन से अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आईएएस की परीक्षा का प्रीलिम्स और मेंस, बदलता हुआ एग्जाम पैटर्न, तैयारी के स्रोत, वैकल्पिक विषय के चुनाव, इन सभी पर हमने आजाद सर की यहाँ पर राय जानी, और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने आपको गाइड भी किया है। साथ ही आपको अब मास्टर कोर्स को जरूर ज्वाइन करना है। आपको ये सारी जो जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दी गई है, हम मास्टर कोर्स में ये सभी चीजों को डिटेल से पढ़ाते हैं, और ये सारे कोर्स आपको अवेलेबल हैं आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सत्र को हम समाप्त करेंगे, आजाद सर के साथ मिलेंगे एक नए सत्र में, जहां पर हम एक और परीक्षा के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करें। आपको सत्र कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।